अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर अकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 30 तक MTS एक्सपोर्ट 2 का कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक नंबर 31। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 31 से 45 तक कवर करेंगे। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इनके नोट्स बनाने हैं और इनको अपने फिंगर टिप्स पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा मिड का। तो इसमें जो मिड के सिलेबस में मोस्टली है इसकी डेफिनेशंस और लॉन्ग के लिए कुछ इसके हैं आपके नेक्स्ट अभी टॉपिक्स आएंगे, उनमें न्यूमेरिकल हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स आपके लॉन्ग में आती हैं और ज़्यादातर जो इसके शॉर्ट में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में वो इसकी डेफिनेशंस आती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक आप लोगों ने फिजिक्स के बारे में अपनी FSC में या 9-10 में पढ़ चुके हैं, आप लोग वही वाले कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होते हैं। MCQs में वो वाले कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आपको अगर 9-10 वाले ये FSC वाली फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो MTS एक्सपोर्ट 2 आपके लिए बहुत ईजी है। अभी देखें ये प्रेशर है, प्रेशर के बारे में आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर क्या होता है और उसका ये फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन और इसका फार्मूला हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेशर इन फ्लूइड एट रेस्ट डज नॉट चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि जब आपके पास जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है, एक फ्लूइड है वो रेस्ट में है, आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं देन प्रेशर होता है। जब आपके पास फ्लूइड रेस्ट की हालत में आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो इट्स मीन्स कि आपने जो उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, वो चेंज नहीं होगा और वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। तो आपने ये बात एज आपके MCQs के लिए भी इसको याद रखना है कि जब भी आपके पास फ्लूइड रेस्ट में होता है तब आपके पास प्रेशर क्या होता है, ज़ीरो होता है, वो चेंज नहीं होता। प्रेशर एक और पॉइंट यहाँ पे है कि प्रेशर इन फ्लूइड इंक्रीज इन विद डेप्थ। ठीक है, आपके पास जैसे भी आप गहराई में जाते जाएंगे आपके पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक फार्मूला है कि P = P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH। ठीक है, ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है, आपके MCQs में पूछ सकते हैं और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक नंबर 31 में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 32 पे। टॉपिक नंबर 32 में है व्हेन वेरिएशंस ऑफ डेंसिटी विद एलिवेशन इज नोन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेशन। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछें कि प्रेशर डिफरेंस जो है किस कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके पास P1 P2, उनमें आपने प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? तो आपने ये वाला फार्मूला याद कर रखना है, del P = P2 - P1 = -1 to 2 ρg/dz। ये इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन। अगर आपने इंटीग्रेशन के थ्रू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसका ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, P1 का आपको फार्मूला पता है कि F, अब यहाँ पे P1 है तो इट मीन्स F1/A1 और P2 F2/A2। अब यहाँ से अगर आपने F1/F2 को सेपरेट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा A1/A2। ठीक है, ये आपने अपने एज MCQs, ये भी आपके MCQs में ये वाला रिलेशन पूछ सकते हैं, इसको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि प्रेशर डिफरेंस में जो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपके पास है पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूज ऑफ पास्कल लॉ है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ ये होता है कि आपके पास कोई भी एक कॉन्फाइंड फ्लूइड, अच्छा यहाँ पे ना कॉन्फाइंड फ्लूइड का जिक्र हो रहा है तो कॉन्फाइंड फ्लूइड ये होता है कि आपके पास ये कोई भी क्लोज सरफेस है, मतलब क्लोज शेप है। जैसे कि आप पाइप का जिक्र कर लें यहाँ पे। अब देखिए पाइप क्लोज होता है, अब पाइप में जितना भी वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि आपके पास कोई भी कॉन्फाइंड फ्लूइड है, कोई भी आपके पास क्लोज शेप जैसे कि पाइप है, पाइप में आपके पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसके हर पॉइंट पे आपका जो प्रेशर है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसको कहते हैं आप लोग पास्कल लॉ। तो इसके डिफरेंट यूजेस हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड रिमेनिंग कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दैट प्रेशर अप्लाइड इन कॉन्फाइंड फ्लूइड। जब भी प्रेशर अप्लाइड होता है किसी भी कॉन्फाइंड फ्लूइड पे, इंक्रीज द प्रेशर थ्रू आउट द सेम अमाउंट, मतलब वो सेम अमाउंट होती है हर पॉइंट पे, उसका जो अमाउंट है प्रेशर की वो सेम होगी। इसको कहते हैं आप लोग पास्कल लॉ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पॉइंट आपने बिल्कुल सेम सेंटेंस ऐसा ही उठा के अपने पेपर में लिखना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है अपनी वर्डिंग में लिख के आएंगे तो 100% गारंटी है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं होता कि आपने ये फिजिक्स है, आपको पता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकती हैं। बेसिक जो चीज़ है इसके कि आपके पास कॉन्सेप्ट है अपनी वर्डिंग में लिखे हैं, ईजी वर्डिंग में लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है पास्कल आल्सो कवर्ड पार्सल। एक और बात भी हमें बताता है कि डेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कि आपने फोर्स अप्लाई की है
फोर्स जो आपने अप्लाई की है वो जो सरफेस एरिया होता है उसके डायरेक्ट रिलेशन में होती है। मतलब आपके पास देखें दो सरफेस है, एक सरफेस आपके पास ज़्यादा है, एक सरफेस आपके पास कम है। आप जो इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स ज़्यादा होगी, जो आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स कम होगी। तो यही बात उन्होंने थोड़ी सी टफ वर्डिंग में लिखी हुई है, लेकिन उसका मीनिंग यही है कि आपने क्या करना है कि दो आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर है, एक का एरिया ज़्यादा है, एक का एरिया कम है, मतलब डिफरेंट एरिया है उनका। तो जो आपके पास लार्जर होगा सिलेंडर उसके ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा बड़ी फोर्स होगी। इसका मुताबिक मतलब इससे रिलेटेड के जो आपके पास कम एरिया वाला सिलेंडर है उस पर कम फोर्स अप्लाई होगी। ये दो यूजेस हैं पास्कल लॉ के, ये इंपॉर्टेंट हैं थोड़े बहुत, तो आपने इसको अच्छे से करना है। फर्स्ट ये है कन्फाइंड फ्लूइड में जो आपका प्रेशर अप्लाई आप करते हैं वो हर पॉइंट पे सेम होता है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास जो वो उसके एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में होता है, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टॉपिक नंबर 35 पे। जो टॉपिक में एक दो टॉपिक के दरमियान में ना स्किप करवा देती हूँ, वो स्किप हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। उनमें जो यूज़ हो रही होती हैं वो ऐसी एग्जांपल्स यूज़ होती हैं जिनमें डायग्राम होती हैं और वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं, उनमें कोई भी बेसिक अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो उनको मैं थोड़ा स्किप करवा देती हूँ क्योंकि वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनमें मैं बिल्कुल स्किप नहीं करवाती, कुछ चीज़ें मैं खुद से भी ऐड करती हूँ, सर्च करती हूँ ताकि आपको मैं वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूँ। जो आपके हैंडआउट्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्डिंग में टफ वर्डिंग में लिखी हुई हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वर्डिंग में करवाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 35 में वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है कि आपका जो प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होता है, -ρg∆z। ठीक है, ये अब आपका फार्मूला है, इसको माइंड में रखिएगा। हो सकता है कि कोई भी वो न्यूमेरिकल बना के आपसे पूछ ले। इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने इसको देखना है तो -1 to 2 आपके पास 2 पॉइंट हैं जहाँ पे आपने प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है। एक P1 है और एक P2 है, तो 1 to 2 इसकी इंटीग्रेशन के वो होंगे और ρg∆z ये इसका फार्मूला होगा। मैनोमीटर, अब ये क्या होता है ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में 100% है। को पूछ सकते हैं कि आप ये किसके लिए यूज़ होता है, ये प्रेशर डिफरेंस का फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास प्रेशर डिफरेंस स्मॉल है या मॉडरेट है तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, मैनोमीटर, ये आप यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टू कीप द साइज ऑफ मैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कीप द साइज ऑफ मैनोमीटर और मैनेजेबल लेवल हैवी फ्लूइड सच एज मर्करी आर यूज्ड इफ लार्ज प्रेशर डिफरेंस। देखिए यहाँ पे है कि आपने स्मॉल और मॉडरेट के लिए मैनोमीटर को यूज़ करना है। अगर आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, देन आपके पास जो एक ट्यूब होती है ना मैनोमीटर जो इसकी शेप होती है, आप उसमें एक मर्करी यूज़ करते हैं। ये आपके पूछा जाता है एमसीक्यूज में, आप क्या यूज़ करते हैं, मर्करी को यूज़ करते हैं। मर्करी किसके लिए यूज़ होता है कि अगर आपके पास प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, ये मैनोमीटर में ये चीज़ यूज़ होती है। ये इसका फार्मूला होता है P2 = P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρg। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रो इज़ डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड, यहाँ पे जो रो है ये क्या है, इसकी डेंसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 36 में है बैरोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर, इसमें डिफरेंस को याद रखिएगा। ये प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको यूज़ करने के लिए आप लोग इसको यूज़ करते हैं। इस डिवाइस को आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसको आप लोग प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं और इसमें एक मर्करी भी यूज़ होता है। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, ρg के इक्वल होता है। यहाँ पे रो आपके पास डेंसिटी है, जी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आज आपके पास हाइट है उस मर्करी कॉलम की। और एक और बात यहाँ पे जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब हैव नो इफेक्ट ऑन हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम बैरोमीटर। मतलब कि ये जो लेंथ होती है क्रॉस सेक्शनल और ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे एंड हाइट पे। ये चीज़ जो बैरोमीटर है ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके पास है बॉयंसी एंड स्टेबिलिटी। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के लिए और ये वाली आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है। ये होता क्या है, यह चीज़ आपको पता है, आपका अपना भी एक्सपीरियंस होगा कि फिर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फील करते हैं लाइटर एंड वेटलेस, मतलब वो खुद को बहुत वेटलेस कंसिडर करते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में है देन इट डज इन एयर। अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अगर लिक्विड में है तो वो खुद को वेटलेस कंसिडर करते हैं, इसके रिलेटेड के वो एयर हवा में है। ठीक है, मतलब अगर वो लिक्विड में है तो वो खुद को थोड़ा सा वेटलेस और लाइटर कंसिडर करता है। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। देन इट डज इन एयर, अगर वो एयर में है तो थोड़ा सा वो हैवी खुद को कंसिडर करते हैं, अगर वो लिक्विड में है तो उससे थोड़ा सा वेटलेस। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है बॉय एंड फोर्स।
ये वाली जो फोर्स होती है इसको आपने अपने नेम से इसको याद रखना है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए यूज़ होती है। ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए यूज़ हो तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, बॉय एंड फोर्स कहते हैं, और इसको आप लोग डिनोट करते हैं FB से। ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना है इट इज़ काज्ड बाय इंक्रीज द प्रेशर इन फ्लूइड विद डेप्थ। ये बात भी आपने याद रखना है कि जब जैसे जैसे आप गहराई की तरफ जाती हैं तो आपके पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस, इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। जो प्रेशर है वो गहराई के साथ इंक्रीज होता है, और वो ये जो बॉय एंड फोर्स है, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता और दूसरा ये डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता। बॉय एंड फोर्स होती क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट मतलब ऊपर जाने के लिए यूज़ होती है। तो आपने ये वाले पॉइंट याद रखनी है। जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स कम लगेगी, देन सॉलिड बॉडी वुड सिंक, इस तरह वो बॉडी डूब जाएगी। ये वाला रिलेशन भी आपने याद रखना, और इसके साथ ये याद रखना है सॉलिड बॉडी वुड सिंक, ये आपके MCQs में पूछेंगे वो, या ये आपको कंडीशन देंगे, ये वाली कंडीशन देंगे। ठीक है, तो एक आपके पास MCQs में होगी। द इमेजिनरी फ्लूइड बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देयर इज नेट फोर्स एंड नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन इट जीरो। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्चिमेड प्रिंसिपल, आर्चिमेड प्रिंसिपल ये आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और MCQs में भी पूछ सकते हैं कि वेट एंड बॉयंट फोर्स मस्ट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड हैव जीरो मोमेंटम। जो आपके पास वेट है और जो आपके पास बॉयंट फोर्स है, देखें वेट किसी भी वेट नीचे की तरफ होता है और जो बॉयंट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने की तरफ यूज़ होती है। तो ये दोनों, अगर आपके पास स्टेबिलिटी का जिक्र हो ना तो स्टेबिलिटी इसी को कहते हैं कि जो आपके पास वेट है जो डाउनवर्ड है और जो आपके पास बॉयंट फोर्स है जो कि अपवर्ड है, वो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए। और आर्चिमेड प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जो आपके पास अगर वेट है और जो आपके पास बॉय एंड फोर्स है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में होनी चाहिए, और इनका जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, और अगर ये आपकी शॉर्ट में आ जाए तो आपने यही वाले 2 पॉइंट लिखने हैं कि इसमें ये दोनों जो फोर्सेज होती हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन, और इनका जो मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट आपके पास है यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, बॉयंसी एंड स्टेबिलिटी। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि आपके पास जो बॉयंट फोर्स होती है ना वो होती है अपवर्ड, और जो आपके पास वेट होता है वो होता है डाउनवर्ड। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है देन वो जो होती है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इम्प्रेस। देखिए उन्होंने हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपनी वर्डिंग टफ वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, सेम टू सेम उसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं होगा और आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे। आप बस जस्ट कॉन्सेप्ट लें, उसके अपनी वर्डिंग में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई है वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन थोड़े से उन्होंने उसको थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है। द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इमर्ज इन फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड ऑफ बॉडी एंड इट एक्ट अपवर्ड थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेड वॉल्यूम। अब ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि जो बॉयंट फोर्स है जो किसी भी बॉडी को लिफ्ट ले जाने के लिए, और वेट जो कि किसी भी बॉडी को डाउनवर्ड जाने के लिए, ये जो दोनों हैं ये क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर फ्लोटिंग बॉडी इज द वेट ऑफ इंटायर बॉडी मस्ट बी इक्वल टू BF। जो वेट है आपका सब BF मतलब बॉयंट फोर्स के इक्वल होना चाहिए फ्लोटिंग बॉडीज़ के लिए भी। विच इज़ वेट ऑफ फ्लूइड, या वेट क्या है मतलब ये वेट ऑफ फ्लूइड है, उस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज ऑप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लोटिंग बॉडी। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर बॉयंसी एंड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपने यही चीज़ लिखनी है कि BF किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टॉपिक नंबर 39 पर, जो कि है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आप ये देखें काइनेमेटिक्स नेम से जाहिर है डील्स विद मोशन ऑफ फ्लूइड, कि इसमें हम लोग क्या डील करेंगे, हम मोशंस को डिस्कस करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड मूवमेंट्स विच क्रिएट द मोशन। मतलब इसमें हमने फोर्स को कंसिडर नहीं करना, मूवमेंट्स को आपने डिस्कस नहीं करना, आपने जस्ट डिस्कस करना है मोशन ऑफ फ्लूइड्स को। और आई थिंक ये आपने मुझे लगता है कि 9-10 में ही पढ़ा था। काइनेमेटिक होता था, एक और चीज़ होती थी मुझे उसका नेम नहीं याद। काइनेमेटिक में हम लोग मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, हम उसको डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ फ्लूइड को फोर्स को कंसिडर किए बगैर। और एक और थी वहाँ पे एक टर्म यूज़ हम लोग करते थे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन ऑफ फ्लूइड विद कंसिडरिंग द फोर्स, मतलब उसमें फोर्स को कंसिडर करते थे। तो ये मुझे दूसरा नेम नहीं याद आ रहा, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने फ्लूइड काइनेमेटिक्स को डिस्कस करना है। और ये होती क्या है, डील्स विद मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड मूवमेंट विच क्रिएट द मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 40 स्टार्ट हो रहा है। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए। ठीक है, इसको हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। अब आपको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F =
एम ए। यहाँ पे जस्ट हम लोग पार्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपके पास फ्लूइड में पार्टिकल्स होते हैं, तो बस यहाँ पे आपने सिंपली पार्टिकल लिखते हैं या PAR लिखते हैं, ये आपकी मर्जी है। F इज इक्वल टू एम ए, ये आप सबको पता है। अब ये भी आपको पता है कि जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि ए पार्टिकल जो है वो किसके इक्वल है, dv पार्टिकल बाय dt। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके पास वेलोसिटी है उसकी कितने होते हैं, x y z एंड t। तो आपने यहाँ पे x पार्टिकल, y पार्टिकल, z पार्टिकल एंड यहाँ पे लिख दिया t, इसके 4 डायरेक्शंस। नेक्स्ट आपने नीचे dt ही लिख दिया। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। ये आपने लिखा है एक्सेलरेशन पार्टिकल, और इसमें ना आपने सिंपल पता है क्या करना है, ये बहुत अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई और नेक्स्ट मैं कह रही हूँ ये 3 से 4 नेक्स्ट टॉपिक भी आएंगे मिड टर्म के सिलेबस में जो इसी को बार बार रिपीट करेंगे और ये आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ पे किया क्या है, देखें ये है dv/dt। अब यहाँ पे आपने इसको पहले लिखना है x y z t के अकॉर्डिंग। ये देखें पहले आपने लिखना है dt/dt, dx पार्टिकल बाय dt, dy पार्टिकल बाय dt एंड dz पार्टिकल बाय dt। ये आपने लिखना है सिंपल पहले dt/dt, फिर dx/dt, dy/dt एंड dz/dt। ये आपने लिख लिया। अब आपने इनके साथ ये इंट्रोड्यूस करवाना है खुद से पार्शियल v बाई पार्शियल t इसके साथ, ठीक है, पार्शियल v बाई पार्शियल t, इसके साथ पार्शियल v बाई पार्शियल x, इसके साथ पार्शियल v बाई पार्शियल y, इसके साथ पार्शियल v बाई पार्शियल z। मतलब ऊपर आपने पार्शियल v को ही रखना है, नीचे x वाले के साथ पार्शियल x, y वाले के साथ पार्शियल y और z वाले के साथ पार्शियल z रखना है, ठीक है। इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास अब आपने क्या करना है, ये जो वाले होते हैं ना, ये dx/dt, dy/dt एंड dz/dt, ये होता है u। x वाला जो होता है वो होता है u, v वाला होता है y, और सॉरी ये y वाला होता है v, और ये जो z वाला होता है ये होता है w, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होती हैं आपके पास साइलेंड्रिकल एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होती हैं ना आपके, ये वो हैं। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे आपने सिंपल वही बात लिखी है कि पार्शियल v बाई पार्शियल t, ये t से t कैंसिल, dt से dt कैंसिल। अब इसकी जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, u, इसकी जगह आप लोगों ने लिखना है v, और इसकी जगह आप लोगों ने लिखना है w, ठीक है। ये लिखेंगे और साथ आपने ये वाली जो टर्म थी इनको ऐसे ही लिख दिया। ये है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद दिस 4 कोऑर्डिनेट, मतलब इनके साथ हैं ये एक्सिस के साथ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, t। अब इनके साथ आपने ये एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 40 एंड 41 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपने इसको पहले इस फॉर्म में लिखा, ये मैंने समझाया है, रट्टा भी बताया कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। फिर आपने u v w जस्ट यहाँ पे पुट किया है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन फील्ड, इसको आपने वेक्टर फॉर्म में राइट करना है। वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे पहले आपने ये सब आपने वैसे ही लिख लिया, पार्टिकल x y z t, नेक्स्ट dv/dt। अब देखें आपने इसको ऐसे ही लिख लिया dv/dt। अब इस चीज़ को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं v डॉट डेल्टा ऑपरेटर और यहाँ पर v डॉट डेल्टा ऑपरेटर v। अब ये आपने चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यू में पूछी जाएगी और इसका नेक्स्ट टाइम मैं इसका बताती हूँ कि इसका क्या यूज़ है। बस आपने याद रखना है कि ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाली, ये इस चीज़ के इक्वल होती है v डॉट डेल्टा ऑपरेटर, यहाँ पर v, और ये चीज़ आप ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट होता है कि डेल्टा ऑपरेटर होता क्या है, ग्रेडियंट एंड डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा ऑपरेटर ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये होती है डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होती है, पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z। और अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो आप इसके साथ x वाले के साथ i लगाएंगे, y वाले के साथ j लगाएंगे एंड z वाले के साथ आप k लगाएंगे। अब आपने लिखना है इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ax ay az, इसी फार्मूले पे दोबारा आ जाएं, ठीक है। जब आप इसको ax के लिए लिखेंगे आपने ऊपर यहाँ पे u कर देना, यहाँ पर भी u, यहाँ पर भी u, यहाँ पर भी u, यहाँ पर भी u। जब आप इसको ay के लिए लिखेंगे यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v। और जब az के लिए लिखेंगे देन आप लोग यहाँ पर w, यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। वही वाला फार्मूला ax में ऊपर u आ जाएगा, ay में ऊपर v आ जाएगा, और इस z में यहाँ w आ जाएगा। डेल्टा ऑपरेटर वाली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन को लिखें, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एमसीक्यूज़ में 100% पूछी जाती है वो ये है कि ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली पार्शियल v बाई पार्शियल t, इसको कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली, इसको कहते हैं एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है ये क्या है, लोकल एक्सेलरेशन, और ये क्या है, एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। लोकल एक्सेलरेशन एंड एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल डेरिवेटिव।
अब ये क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर, मतलब कि आपने इसका टोटल डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी टी, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेना है। मटेरियल डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने टोटल उसका डेरिवेटिव लेना है। टोटल डेरिवेटिव इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव एंड इट इज़, इसको आपने डी बाई डी टी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं। और उन्होंने यही वाली चीज़ लिखी है, बस यहाँ से उन्होंने वी को गायब कर दिया है, ठीक है। बाकी पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल्टा ऑपरेटर, ये होती है मटेरियल डेरिवेटिव। तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, शॉर्ट में पूछ सकते हैं और 100% पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और इसकी ये जो नोटेशन है ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है। एडवेक्टिव एक्सेलरेशन इज नॉन लीनियर सोर्स ऑफ, मैंने ये इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या होता है आपको पता है, ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है लोकल एक्सेलरेशन, और ये वाली चीज़ क्या होती है, एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो ये उन्होंने लिखे हुए अदर नेम्स ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव। मटेरियल डेरिवेटिव्स के अगर आपने इसको अदर नेम देनी है तो आप इसको टोटल, पार्टिकल, लैग्रेंजियन, यूलेरियन या सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं जो आप इसको दे सकते हैं मटेरियल डेरिवेटिव को। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 42। टॉपिक नंबर 42 में है फ्लो विजुअलाइजेशन। अब ये है कि ये आपका सिर्फ ये वाली जो है नॉट जस्ट फिजिकल एक्सपेरिमेंट में ये यूज़ नहीं होती, इसके साथ ये टाइम लाइन में, पाथ लाइन में, स्ट्रिक लाइन में, न्यूमेरस मेथड में, फील्ड फीचर्स में, स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम ट्यूब में, इन सब में यूज़ होती है। अब ये मैंने उन्होंने वहाँ पे आई थिंक 9 to 10 दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट 6 दिए हुए। अगर आपके लॉन्ग में आ तो नहीं सकता, अगर आ जाए तो मैक्सिमम आप 6 भी लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, शॉर्ट में आ जाए तो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज़ यह है कि जस्ट ये चीज़ सिर्फ फिजिकल एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं होती, बल्कि ये इन चीज़ों में भी यूज़ होती है। तो इनके 4 to 5 आप नेम्स अपने माइंड में रखिए, अगर आ जाए तो आप इसको लिख सकें। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, एक कर्व होती है दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर, कि कोई भी आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, आप उसके ऊपर एक टेंजेंट अप्लाई कर दें, वो जो कर्व होती है उसका आप लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। और एक्स वाई प्लेन में आप होता है ये इसके इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्वल होता है वी बाई यू के इक्वल होता है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है वी बाई यू, और यह कोई भी आपके पास टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, ये किसके इक्वल होता है, वी बाई यू के। अब ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स वी बाई यू स्ट्रीम लाइन में ये इसके इक्वल होती है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, एक है NASC या नेस्कर और एक ये एयरप्लेन। आप ये 2 नेम भी लिख देंगे स्ट्रीम लाइन के एग्जाम्पल्स में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये नेस्का सरफेस प्रेशर कंटूर एंड स्ट्रीम लाइन, और ये एयरप्लेन सरफेस प्रेशर कंटूर एंड स्ट्रीम लाइन। मतलब आपने ये 2 एग्जाम्पल है ना, नेम नेस्कर एंड एयरप्लेन, ये याद रखनी है। और स्ट्रीम लाइन होता है कि ये कोई भी एक कर्व होती है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर कोई भी टेंजेंट जो है उसको अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई यू, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास टॉपिक नंबर 44। टॉपिक नंबर 44 में है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, इट इज़ एक्चुअल ये होता है कि एक पार्टिकल जो अपनी एक पास फ्लूइड है उसमें आपके पास पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हर जो पार्टिकल है उसका इंडिविजुअल जो पाथ है उसको आप लोग क्या कहते हैं, पाथ लाइन। मतलब हर जो फ्लूइड पार्टिकल है आपके पास इंडिविजुअल जो फ्लूइड पार्टिकल है उसका जो पाथ है उसका आप लोग क्या कहते हैं, पाथ लाइन। इट इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर सम टाइम पीरियड, जो कुछ टाइम पीरियड के बाद हर जो अपना इंडिविजुअल पार्टिकल है जो पाथ वो अपना कवर करता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। सम एज फ्लूइड पार्टिकल मटेरियल पोजीशन, उनकी ये पोजीशंस होती हैं, एक एक्स हो सकती है, एक्स पार्टिकल टी, वाई पार्टिकल टी एंड जेड पार्टिकल टी। और इसका जो एक्स की अगर आप इसका देखें, एक्स स्टार्ट प्लस 1 टी स्टार्ट टी एंड वी डी टी, ठीक है। ये इसका कुछ फार्मूला ऐसा है, तो हो सके तो अपने माइंड में रखिए कि एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार्ट प्लस टी स्टार्ट टू 1 वी डी टी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये आप पास पूछ सकते हैं पार्टिकल इमेजिनरी वेलोसिमेट्री, ठीक है, PIV, ये आपके पास एब्रीवेशन ये आ सकती है आपके पेपर में कि इसको ये इससे क्या बनता है, तो इससे है पार्टिकल, P से पार्टिकल, I से इमेज एंड V से वेलोसिमेट्री। और ये किसके लिए यूज़ होती है, ये आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है टू मेजर वेलोसिटी फील्ड ओवर अ प्लेन इन फ्लो फील्ड। कोई भी आपके पास ये बस वेलोसिटी फील्ड को मेजर करने के लिए ये यूज़ होती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो कि आपके पास वेलोसिटी फील्ड को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे उन्होंने पाथ लाइन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ये टी स्टार्ट है, ये यहाँ से मूव करता हुआ ये टी एंड है। यहाँ पे देखेंगे उसने जब उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया इंटरमीडिएट टाइम के बाद, ये वो है, ये वाली जो है ना ये वाली चीज़ ये है पाथ लाइन, ये वाली जो चीज़ है ये वाली होती है पाथ लाइन। हर पार्टिकल जो अपना इंडिविजुअल डिस्टेंस को कवर करता है उसका आप लोग क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 45, प्रोफाइल प्लॉट। इट इंडिकेट्स हाउ वैल्यू ऑफ स्केलर प्लॉट। ये प्रोफाइल जो प्लॉट होता है ना ये हमारे पास यूज़ होता है स्केलर
स्केलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब वो चेंज होती हैं कुछ टाइम के बाद, या वो अपनी डायरेक्शन जब चेंज कर लेती हैं फ्लो फील्ड में, तो उसके लिए आप लोग प्रोफाइल प्लॉट यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शॉर्ट के लिए नहीं आ सकता है, फिर भी आप इसको कॉन्सेप्ट के लिए देख लें कि जो प्रोफाइल प्लॉट होता है ये इंडिकेट करता है जो जब भी आपका स्केलर प्रॉपर्टी के वैल्यू में चेंज आता है ये उसको मेजर करता है। और जो वेक्टर प्लॉट होता है ये आपके पास कोई भी वेक्टर प्रॉपर्टी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई कुछ टाइम के बाद, ये उसको मेजर करता है। मतलब ये स्केलर प्रॉपर्टी के लिए और ये वेक्टर प्रॉपर्टीज़ को में जो चेंज होता है उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।